हम बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है पवन के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति, इस पर बात शुरू करते हैं। हम सभी को पता भी होगा और हम इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे कि विशेष कर गर्मियों के मौसम में जब हमारे यहाँ लू बड़े पैमाने पर चलता है तो कभी कभार हम दरवाजे के आसपास खड़े रहते हैं और बदन अगर थोड़ा खुला रहता है तो चलते हुए हवा के झोंके से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, चोट लग जाता है, आंखों में धूल पड़ जाती है। तो हमारे मन में आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये धूल आ कहाँ से रही है, कौन इसको ला रहा है। ये बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न में एक छोटा सा जवाब ये मिलता है कि जैसे ही हम धूल के बारे में देखते हैं तो हवा कहीं ना कहीं चल रही होती है और हवा ही उस धूल को कहीं ना कहीं से ले आ रही होती है। विशेष तौर पर भूगोल में देखा जाए तो पवन के कार्य को अध्ययन किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है और निश्चित तौर पर ये भूगोलविदों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहा है, जिसे हम बीए प्रथम वर्ष में एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, पवन के कार्य को अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हमें एक सूचकांक देखना होता है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया है और ये सूचकांक कहता है, जिसे हम शुष्कता सूचकांक के रूप में भी देखते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीईटी के, जहाँ पर पी होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कुल वार्षिक वर्षा और पीईटी होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कुल वाष्पोत्सर्जन, यानी दोनों को मिलाकर बनता है शुष्कता सूचकांक। और इसी सूचकांक के सहारे पूरी दुनिया को 3 भागों में बांटा जाता है, अर्धशुष्क भाग, अति शुष्क भाग और मध्यम शुष्क क्षेत्र। यानी कहने का मतलब है कि ये शुष्कता के बारे में मैंने ये इसलिए बात ये बताई है कि जिस क्षेत्र में वर्षा की कमी होती है वहाँ पर हवाएं चलती हैं और विशेषकर शुष्क हवाएं चलती हैं और इन्हीं शुष्क हवाओं की बदौलत क्या होता है, मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और आप जानते भी होंगे कि दुनिया के हर एक देश में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या महाद्वीप में, बड़े बड़े मरुस्थलों का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे विशेष तौर पर विश्व के मरुस्थल प्रदेशों का जब हम अध्ययन करते हैं तो 5 भागों में बांटकर देखते हैं। जिसमें पहला मरुस्थल है जो पूरे अफ्रीका का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और इसी मरुस्थल के आधार पर हम पहला मरुस्थल प्रदेश बांटते हैं, वो है सहारा मध्य एशिया मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, जिसमें सहारा है, थार है, गोबी है जो मंगोलिया में पड़ता है, अरेबियन है जो अरबी प्रायद्वीप में पड़ता है। दूसरा प्रमुख प्रदेश है दक्षिण अफ्रीकी प्रदेश, यानी अफ्रीका क्षेत्र में पड़ने वाला ये विशेष तौर पर अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें प्रमुख मरुस्थल कालाहारी, नमीबा, कारू है। दक्षिण अमेरिकी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें अकाटामा और पैटागोनिया मरुस्थलीय प्रदेश का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर अमेरिकी प्रदेश, जिसमें मेजाबो और मैक्सिको का सुनहरा मरुस्थलीय प्रदेश महत्वपूर्ण है। और अंतिम है ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल प्रदेश, जो तो कहा जाए कि ये पूरा महाद्वीप ही मरुस्थलीय भाग है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नामक एक देश बसता है। अब समस्या यह है कि मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में मैंने चर्चा क्यों किया। मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में मैंने चर्चा इसलिए किया क्योंकि ये भी मरुस्थल जो भी अभी तक बने हैं धरातल पर, इनमें किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर महत्वपूर्ण योगदान किसी का होता है तो वो हवाओं का होता है, क्योंकि मरुस्थल बनते ही हैं 2 गतिविधियों के फलस्वरूप। एक है हवाओं का चलना और दूसरा है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा उस क्षेत्र में होना, यानी वर्षा कम होगी और हवा कार्य करेगी। तो इन दोनों प्रक्रियाओं की बदौलत अगर कोई स्थलाकृति बनती है तो उसे हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और मरुस्थल एक तरह से कहा जाए तो वनस्पति शून्य क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर वनस्पतियाँ होती ही नहीं हैं और जो होती भी हैं तो वो बेहद कटीली प्रकार की होती हैं।
तो आइए देखते हैं कि आखिर ये हवाएं जो मरुस्थल जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं वो कार्य कैसे करती हैं। क्यों हम दरवाजे पर खड़े रहते हैं और लू चलती है तो हमें चोट लगता है। ये भी एक जेहन में सवाल था जो मैंने पहले ही इस जिक्र के रूप में मैंने आप सभी के सामने रखा। तो आइए देखते हैं कि हवा कैसे काम करती है। हवा विशेष रूप से जो उसका अपर्दनात्मक कार्य होता है, अपर्दन का मतलब होता है टूटे हुए खंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी अपर्दन विशेष रूप से गति आधारित क्रिया है और ये गति किसी के द्वारा भी प्रकट की जा सकती है, किसी के द्वारा भी प्रदान की जा सकती है। जैसे पानी बह रहा है, बहाकर कोई कणों को लेकर जा रहा है तो पवन द्वारा, जल के द्वारा अपर्दनात्मक कार्य होगा। हवा है, हवा बह रही है तो टूटे हुए छोटे छोटे धूल के कण हैं या पत्थर के टुकड़े हैं, उनको बहाकर उड़ा कर लेके जा रही है तो वो पवन के द्वारा अपर्दनात्मक कार्य। अब जरा बारी बारी हम देख लेते हैं कि अपर्दनात्मक कार्य होता कैसे। पहली क्रिया है पवन के द्वारा अपघर्षण। अपघर्षण नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पर घर्षण नामक क्रिया प्रमुख है। यानी अपघर्षण का मतलब ही है कि यहाँ पर जब चट्टानें, हवा चलती हैं तो चट्टानें छोटे छोटे जो टुकड़ों में टूटी रहती है वही टूटता हुआ टुकड़ा उड़ना शुरू हो जाता है। यानी जिसकी जैसा आकार होता है उसी आकार के अनुरूप वो उड़ता है और उड़ते हुए एक दूसरे से घर्षित होता है, जिसको हम अपघर्षण क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है सन्निघर्षण। भाई चट्टान के कण टूटे हैं तो वो मान लेते हैं बाहरी जो बनावट है उससे टकरा के घर्षित हो रहा है, आपस में भी तो टकरा सकते हैं। तो सन्निघर्षण का मतलब होता है आपस में टकरा कर घर्षित होना। और तीसरा है अपवहन। अपवहन को अंग्रेजी में डिफ्लेशन शब्द से नाम नवाजा जाता है और ये विशेष तौर पर एक लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द डिफ्लेयर से बना हुआ है। यानी अपवहन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेयर शब्द से बना हुआ है, डिफ्लेयर, और जिसका अर्थ होता है उड़ना। यानी कुछ जो कण होते हैं इतने हल्के हो जाते हैं कि हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और उड़ा ले जाती है। जितनी ताकत रहता है, जितना सामर्थ्य रहता है उसके हिसाब से ये उड़ा कर ले जाती है और जहाँ ये सामर्थ्य खत्म हो जाता है वहीं पर क्या करती है, उसे निक्षेपित कर देती है। तो दो प्रक्रियाएं हैं, जहाँ से उड़ा कर ले जाती है वहाँ चट्टानी भाग जो होता है वो टूट कर एक आकार ले लेता है, तो ये अपर्दनात्मक स्थल कार्य होता है या अपर्दनात्मक स्थलाकृति का निर्माण होता है यहाँ पे। लेकिन वही भाग जो टूट कर उड़ के गया रहता है वो कहीं पर जाके जमा होता है, तो वही निक्षेप कार्य पवन के द्वारा माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि पवन का अपर्दनात्मक कार्य तो तीन रूपों में होता है। वैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं लेकिन तीन ही ये प्रमुख होता है और इन्हीं तीनों के अंतर्गत सबका अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो पवन के द्वारा अपर्दनात्मक कार्य है ये प्रभावित किन किन कारकों से होता है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कार्य तभी होगा जब कारक उसके अंतर्गत समाहित होगा। इसलिए पवन का अपर्दनात्मक कार्य को अध्ययन करते वक्त हम उसके कारकों पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं और पवन के द्वारा होने वाले अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक हवा की गति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है जो कारक के रूप में विद्यमान में, वो हवा कितनी तेज चल रही है। हवा में बालू की मात्रा, अपर्दन तभी बड़े पैमाने पर होगा जब हवा में धूल के कण ज़्यादा होंगे। दूसरा, बालू के कणों का आकार, बालू के कण भी अपर्दन तभी कर पाएंगे जब उनका आकार कुछ ज़्यादा होगा, नुकीलेदार होगा, ठीक है ना। तो यदि कणों का आकार छोटा है तो अपर्दन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कणों का आकार यदि बड़ा है तो वो टकरा टकरा कर अपर्दन ज़्यादा करेंगे। दूसरी बात, चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चट्टानों की कठोरता, यानी कठोर चट्टान रहेगी तो हवा कम अपर्दन करेगी, अगर चट्टान मुलायम होगी तो हवा ज़्यादा उड़ा कर ले जाएगी। और इसीलिए आप सभी देखे भी होंगे कि जुते हुए खेत रहते हैं, जब लू चलता है तो बड़े पैमाने पर धुंध छा जाता है।
धूल चारों ओर व्याप्त हो जाता है और वो एक समस्या का कारण भी बनता है। कारण यही होता है कि वहाँ पर चट्टानें जुताई के कारण टूट चुकी होती हैं, मिट्टी के कण जुताई के कारण, तोड़ फोड़ के कारण टूट चुकी होती है, और टूटा हुआ कण को उड़ा कर ले जाना पवन के लिए बड़ा आसान कार्य होता है। तो इसीलिए चट्टानों की कठोरता भी प्रमुख कारक के रूप में यहाँ पर रखा गया है। जलवायु की प्रकृति, जलवायु कैसी है? गर्म है तो चट्टान फैलेंगे, मिट्टी के कण फैलेंगे, ठंडी रहेगी तो सिकुड़ेंगे। फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया में क्या होती है, जब फैलाव ज़्यादा होता है तो बिखराव भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फैलेगी तो कहीं ना कहीं उसमें दरारें पड़ेंगी और वही दरारें धीरे धीरे अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप टूट जाएंगी, और वही टूटा हुआ जो कण रहेगा जब हवा आएगी तो वो उड़कर साथ चला जाएगा और पवन के द्वारा अपर्दनात्मक कार्य बड़े पैमाने पर संचालित होगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पवन के द्वारा जब अपर्दन होता है तो उस दौरान भी जब उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई कण ले जाया जाएगा तो वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक संरचना बनेगी, और वही संरचना पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत पढ़ी जाती है। और इसमें पहली जो स्थलाकृति होती है जिसको हम तिपहल शिलाखंड यानी ड्राई कांटर के नाम से जानते हैं। ड्राई कांटर यानी तिपहल शिलाखंड, जिसमें कई सारे, एक तरह से देखा जाए तो छोटे छोटे नुकीले नुकीले कोण होते हैं, और ये कोण भी कई जगह 8 फलक वाले, कुछ जगहों पर 4 फलक वाले, कुछ जगहों पर 3 फलक वाले होते हैं। यानी पूरा का पूरा ऐसा अपर्दनात्मक स्थलाकृति रहती है कि उसमें पूरा शिलाखंड ही आपको नुकीलेदार कांटोदार भागों द्वारा आपको दिखाई देगा। उसकी बाहरी सतह पर लगेगा कि कोई कांटा निकला हुआ। ये दरअसल होता किससे है? होता पवन के द्वारा है। यानी पवन अपर्दन जब कार्य करता है तो उस दौरान वो शिलाखंड टूट कर बाहरी हिस्सा नुकीला हो जाता है, और जब वो एक संरचना के रूप में ढल जाता है तो उसको हम तिपहल शिलाखंड कहते हैं। विशेष तौर पर इसमें 8 फलक बताए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये 3 और 4 फलक भी होते हैं। और ये जो ड्राई कांटर है ये विशेष तौर पर सहारा मरुस्थल में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है गारा या छत्रक, जिसे इंग्लिश में मशरूम लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और मशरूम से हम सभी वाकिफ हैं। जिसमें क्या होता है, एक खंबा होता है और ऊपर ये लगता है कि कोई टोपी पहनाया हुआ है। दरअसल ऐसा ही होता है। नीचे के जो चट्टानी कण होते हैं वो मुलायम होने के कारण टूट जाते हैं, जिससे एक खंबा बन जाता है, और ऊपर का थोड़ा कठोर होता है तो वो खंबे पर लगता है किसी ने छाता डाल दिया है। और ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है हवाओं के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप तो उसको हम गारा या छत्रक शिलाखंड बोलते हैं। जब कभी कभार होता है कि अपर्दन होता है तो बीच बीच में चट्टानी कण थोड़े मुलायम होते हैं, तो उसमें अपर्दन होते होते उस पूरे के पूरे शिलाखंड में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और छोटे छोटे छेदों को होने के कारण ही हम इसको जालीदार शिला के नाम से जानते हैं। इसके बाद है भूस्तंभ। भूस्तंभ एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो चट्टान होता है वो थोड़ा कठोर होता है, ऊपर वाला जो चट्टान होता है थोड़ा मुलायम होता है, और सबसे ऊपरी जो चट्टान होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है। और उसी के कारण जहाँ पर मुलायम चट्टान ज़्यादा होती है वहाँ पर कटान भी ज़्यादा होता है, और जहाँ कठोर चट्टान होती है वहाँ हवा का काम भी कम होता है। और ऊपर चूँकि थोड़ी सी कठोरता पाई जाती है, इसीलिए ऊपर एक बंद स्ट्रक्चर बन जाता है, और एक खंभे लाइक खंभे की आकार के जैसा जब एक चट्टानी संरचना तैयार होता है तो उसी चट्टानी संरचना को हम भूस्तंभ के नाम से जानते हैं। इसके बाद है जीवगेन। जीवगेन है जिसमें क्षैतिज अपर्दन महत्वपूर्ण होता है, और ये चट्टानों की बनावट है। इसमें मान लेता हूँ धीरे धीरे क्षैतिज अपर्दन के फलस्वरूप 1 परत 2 परत 3 परत उखड़ के इसमें क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे जैसे संरचना बन जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो इसको हम जीवगेन बोलते हैं। यारडंग भी
एक तरफ कठोर चट्टान, दूसरी तरफ मुलायम चट्टान, और इसके बनने के कारण कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जब बन जाता है कि इधर से कठोर चट्टानों पर हवा क्या होती है, लहर कर दूसरी ओर चली जाती है, लेकिन जब इधर से हवा चलती है तो ये कोमल चट्टानों को काट देती है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि गांव गिराज में मिट्टी निकालने के लिए लोग जाते हैं तो अड़ार बन जाता है। तो अड़ार जैसा जब एक संरचना होती है जिसमें काफ़ी गहराई तक लोग मिट्टी खोद के निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर का चट्टान, ऊपर की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी कठोर होती है, तो वो एक छत के जैसा बना रहता है और उसी छत लाइक स्ट्रक्चर को हम यार्डन के नाम से जानते हैं। इनसेल वर्ग, इनसेल वर्ग वो होता है जब चट्टानी जो टूट फूट की क्रिया होती है, अब वही टूटा हुआ धूल का कण जब जाके किसी जगह पर जमा हो जाता है, और जमा एक ऐसा होता है, एक ढेर के जैसा जमा हो जाता है, तो बालू के इसे ढेर को हम इनसेल वर्ग के नाम से जानते हैं। या फिर कहने का मतलब है कि हवा जैसे यहाँ पर जो मुलायम चट्टानें होती हैं, मुलायम जो कण होते हैं, इनको तोड़ कर ले के जाते हैं तो लगता है कि किसी ने छोटा छोटा बालू का कण जमा किया हुआ, वो बल्कि जमा नहीं होता है, अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप वो निर्मित स्थलाकृति होती है जिसको हम इनसेल वर्ग के नाम से जानते हैं। पवन गर्त, छोटे छोटे जब गड्ढे बन जाते हैं इन्हीं रेगिस्तानों में, तो इसे हम पवन गर्त के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद चूंकि ये जो चीज़ें टूट रही हैं तो वो तो खैर हवा लेकर जाएगी, बीच में आने वाले जितने भी बालू के कण होंगे उनको भी हवाओं के द्वारा ले जाया जाता है, जिसे हम हवा द्वारा परिवहन कार्य कहते हैं। यानी हवा 3 प्रकार के कार्य करेगी। अपर्दन कार्य जिसमें गति आधारित क्रिया होती है, बीच में पड़ने वाले जितने भी कण होंगे उनको भी लेके जाएगी यानी परिवहन कार्य, जो कि अपर्दन का एक तरह से कहा जाए कि पर्यायवाची भी ही कह सकते हैं कि अपर्दन का ही दूसरा रूप है। और पहला तो अपक्षय, जो की चर्चा हो ही गई है कि अपक्षय यानी टूट फूट की क्रिया, और लास्ट में है जो भी चीज़ लेकर जा रहा है हवा उसे अपनी यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जब तक क्षमता होती है ले जाते हैं, और उसी के बाद जहाँ वो जमा करते हैं उस क्रिया को हम निक्षेप क्रिया कहते हैं। यानी हवा के निक्षेप से बनी स्थलाकृति, इसीलिए मैं इस शब्द को यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हवा धूल के कण को ले आती है तो जहाँ उसकी सामर्थ्य थोड़ी कम हो जाती है धूल के कणों को जमा कर देती है, और उन जमाओं से भी जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो संरचना तैयार होती है, उसको हवा के निक्षेप द्वारा बनी स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। और इसमें 2 स्थलाकृति बेहद महत्वपूर्ण है। एक बालू का स्तूप आप जानते हैं, जो कि लगभग बौद्ध धर्म में प्रचलित होता है, और जितने भी बौद्ध धर्म के पूजा घर होते हैं वो स्तूप के रूप में बनाए जाते हैं। अब स्तूप के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन स्तूप कुछ उल्टा कटोरे की जैसी आकृति होती है, और जब हवा निक्षेपित धूल के कण को उल्टे कटोरे के जैसा जमाव करती है तो उसे हम बालू का स्तूप या सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इन्हीं बालू के कणों का पूरा एक मैदान बना दिया जाता है, जैसे कि मंगोलिया, चीन के जो उत्तरी रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, तो जब ये मैदान ही पूरा का पूरा बन जाता है तो उसे हम लोयस के नाम से जानते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, पवन के कुछ कार्य हैं जो इस टॉपिक में हम पढ़ें। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा अपनी किताबों में देखिएगा, इस पर कोई डाउट होगा तो उससे हम बाद में अगली कक्षाओं में मिलकर बात करेंगे उस पर। तो आज के लिए बस अभी इतना ही, धन्यवाद।